नमस्कार बच्चों। तो अभी आपका बोर्ड्स का तैयारी करना है आपको, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं आपको कि बोर्ड्स का पेपर जो है फिजिक्स का, उसमें आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने पेपर देखा है तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। 10 मार्क के एमसीक्यू रहते हैं, 2 मार्क के 8 क्वेश्चन रहते हैं, 3 मार्क के 8 क्वेश्चन रहते हैं, फिर क्या बोलते हैं 4 मार्क के 3 क्वेश्चन रहते हैं वगैरह वगैरह। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करनी है आपको, 25 से लेके 30 मार्क्स जो है आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, है कि नहीं। ये जो न्यूमेरिकल्स है, हे जो न्यूमेरिकल आहेत 25 ते 30 मार्काचे, है कि नहीं। इसमें से अगर आपने 15 मार्क का भी कर दिया तो आपका बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे बन सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सर, 15 क्यों बोल रहे हो? अगर आपका जेई और नीट का तैयारी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा है, तो ये 25 में से आप जो है 25 मार्क ला सकते हो। आप तो 25 ही पकड़ के चलो, ऊपर का कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल तो स्कैम होता ही है, या फिर किसी में गंदे कैलकुलेशन होते हैं लॉक टेबल लगा के। तो 25 मार्क्स ही पकड़ो आप। उसमें से बोल रहा हूँ एवरेज बच्चे के जो है 15 मार्क आ जाने चाहिए न्यूमेरिकल्स के अंदर, ओके। और अगर बहुत अच्छा बच्चा है तो 25 के 25 वो लेके आ जाएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। और न्यूमेरिकल्स में करना क्या है वो आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा इसमें थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे बस आइडिया में दे रहा हूँ आपको कि 15 मार्क तो आपको न्यूमेरिकल से खींचने हैं। अगर अच्छा स्कोर है तो 20 तक या 25 तक भी आप खींच सकते हो। अदरवाइज आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्योरी में देखा है 8 क्वेश्चन आहेत आपले 2-2 मार्काचे। 2-2 मार्काचे क्वेश्चन किती आहेत? 8 आहेत। ह्याच्यामध्ये काय विचारू शकतात ते आपल्याला? 2 मार्काच्या क्वेश्चनमध्ये डेफिनेशन विचारू शकतात, डिफरन्सेस विचारू शकतात, किंवा स्टेट विचारू शकतात, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टेट द सेकंड लॉ, स्टेट द कार्नोट इंजिन इफिशियन्सी, वॉट एव्हर इट इज इन द सिलेबस, तो असं विचारू शकतात 2 मार्कासाठी। त्यात न्यूमेरिकल पण असू शकतात छोटे छोटेवाले, है की नाही। तो 2 मार्काचे क्वेश्चन म्हणजे आपल्याला थ्योरी वाचून जावं लागेल, जास्त रट्टा मारायची गरज नाही आहे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन असतात ते, है की नहीं। आपको पूछ लिया कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ऐसे कुछ तो पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क के आ सकते हैं, जिसमें ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, ज़्यादा पढ़ो। मतलब 2 मार्क के क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो पढ़ के जाओ बस, है ना। एक बार आपको वर्ड से याद रहेंगे तो उसका वाक्य बना के आप 2 वाक्य तो लिख के आ जाओगे 2 मार्क के लिए। उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको प्रॉपर रट्टा मारना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के अलावा जो होंगे क्वेश्चन 3 मार्क के, उसमें आपको कुछ प्रूफ्स होंगे, कुछ लॉज होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, इस तरह से कुछ रट्टा मार के जाना पड़ेगा। और 4 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं आखिर में, वो थोड़ा सा थ्योरी होता है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल होता है। ये सब बातें आप लोग ने प्रीवियस ईयर पेपर में देखी होंगी। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा आपके लिए कि किस तरह से हमें लिखना है। कोई चीज़ अगर हमें रट्टा मारी हुई याद है या कॉन्सेप्ट याद है तो लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, मान लो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस तो नहीं बोलूंगा मैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन या इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। लेट से सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का क्या रिलेशन है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, 2-3 बार बोर्ड्स के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में 10 साल पहले आ गया था, लेकिन 10-1 साल पहले आ चुका है। और लास्ट 2-3 ईयर में भी जो है, मेरे को दिखा तो नहीं, याद नहीं है, बट आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, ये 3 मार्क्स के लिए आएगा आपको, 3 मार्क्स का डेरिवेशन है बेसिकली। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो हम सब जानते हैं कि सरफेस टेंशन जो होता है वो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। इसको अभी अपने को 3 मार्क के लिए लिखना है, प्रूफ भी करना है। प्रूफ बुक्स में दिया हुआ है, वैसे ही करना है कि नहीं। क्या प्रूफ है वो, तो ध्यान से देखो। आपको ऐसा इस तरह का प्रूफ है, मैं प्रूफ बता देता हूँ पहले, फिर लिखने का तरीका बताता हूँ। कि अपने पास एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, उसके अंदर हमने एक जो है ये, उसके अंदर क्या किया हमने, एक ऐसे एक मूवेबल वायर लगाया है, ये मूवेबल वायर है। और रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम होने के कारण इसके अंदर हमने सोप सॉल्यूशन को ट्रैप कर लिया है। सोप सॉल्यूशन जो है हमने ट्रैप कर लिया है। इसका आपने कहाँ देखा होगा, वो हम बचपन में खेलते थे ऐसे फुगा करके, उसमें से निकलता था। देखो तो एक सर्कल था, उसमें हम डिप करते थे, तो सर्कल के अंदर एक लिक्विड आ जाता था। तो वही सोप सॉल्यूशन यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म में आ चुका है। इसको हमें क्या करना है, खींच के जो है इसका एरिया बढ़ा देना है कि नहीं। तो वर्क डन होगा वगैरह, वो सब अपने को प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे अभी। तो पॉइंट क्या है, लिखना कैसे है ना, लिखना कैसे है। तो क्या करना है समझ में आया सबको, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशन निकालना है। तो लिखना कैसे, सब लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम जो कर रहे हैं उसके हमें एजम्पशंस वगैरह जो भी हमने माना है वो अच्छे से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे प्रूफ चालू करने से पहले पहला पॉइंट लिखूंगा। पहली बात तो पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज ले लीजिए कायदे, है कि नहीं। पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, पहला पॉइंट आप क्या डालोगे, आप डालोगे इसमें कि लेट देयर इज अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम तो रेक्टेंगुलर है, उसके साथ क्या हुआ है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम विथ मूवेबल वायर एंड, इस वायर फ्रेम में क्या है, एक मूवेबल वायर है, और क्या इसमें एंड सोप सॉल्यूशन है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन ट्रैप्ड इन इट एज शोन इन फिगर। तो इतना सब आपको लिखना पड़ेगा। आपने को बोलना पड़ेगा लेट मतलब मान लीजिए देर इज क्या है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, आपल्याकडे वायर फ्रेम आहे म्हणे, त्याच्यामध्ये काय आहे, वायर फ्रेम मध्ये मूवेबल वायर आहे एरिया वाढवण्यासाठी। दुसरं काय, लिक्विड सोल्यूशन जे आहे सोप सोल्यूशन, ते आपण जे टाकलेलं आहे, ठीक है ना। आता एक डायग्राम काढून घ्यायची पटकन, एक छोटी सी डायग्राम में आपको ये कैसे एक पर्टिकुलर कलर से आप बनाओगे तो अच्छा है।
ये आपकी वायर फ्रेम हो जाएगी, वायर फ्रेम। उसमें आप क्या करोगे, एक मूवेबल वायर डाल दोगे, दिस इज योर मूवेबल वायर। उसका सेपरेट कलर रखोगे तो मतलब अच्छा लगेगा, नहीं तो आपके पास एक ही कलर है तो एटलीस्ट 2 कलर तो यूज़ करो, डायग्राम बनाते हो। पेंसिल तो होती है आपके पास, उससे भी कर सकते हो। तो मूवेबल वायर है, ओके। और इसके अंदर ये ट्रैप सॉल्यूशन इस तरह से हमें मेंशन करना है, ओके। तो ये डायग्राम बन गई। डायग्राम अभी जो है अपने को एक बार फिर से बनानी पड़ सकती है, या तो इसी में 2 बार कर दो। मतलब हम लोग क्या करने वाले मोटा मोटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। किसको, इस मूवेबल वायर को डिस्प्लेस कर देंगे। तो उसका हमें मेंशन करना पड़ेगा सब कुछ यहाँ पे, ओके। ये डिस्प्लेस किया हमने, मान लो एक्स से, कितने डिस्प्लेस किया, एक्स से डिस्प्लेस किया, ऐसे हम मानेंगे। तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, तो उस फोर्स को भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहला काम होता है डायग्राम में जो जो भरा है उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने वायर फ्रेम के बारे में लिखा, मूवेबल के लिखा, सोप सॉल्यूशन लिख दिया, है कि नहीं। बट हमने एक्स और एफ एक्सटर्नल के बारे में नहीं लिखा, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम उसको कवर करेंगे। तो ये सोप सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया हमने, और उसके नीचे हमें लिखना है सरफेस टेंशन, उसका टी है, ऐसे लिखना है। वो लिखा नहीं हमने, जो जो डायग्राम में लिखा है उसको शब्दों में नीचे लिखना है। तो सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन टी है, ये मैंने लिखा नहीं है। अब मैं इसको ऐड करते जाता हूँ इसके अंदर। तो सेकंड पॉइंट मेरा आएगा किसके बारे में, क्या क्या लिखा मैंने, हाँ ये क्या लिखा हमने कि लेट लिखने की जरूरत नहीं, लेट एक बार हो गया है, ऐसे बोल सकते डायरेक्ट। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज टी। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड कितना है, टी। एंड सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज, यहाँ पे अपने को कुछ नाम देना पड़ेगा उसको, कि ये जो लेंथ है इसको मैं एल बोल देता हूँ, नहीं एल तो इसको बोलना चाहिए, इसको मैं एच बोल देता हूँ, चलो कुछ भी नाम दे दो, ये एल बोल दो इसको। एंड इसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज 2LH, आप बोलोगे यहाँ पर डायरेक्ट 2LH, LH ऊपर का, LH नीचे का, बिकॉज इट इज ए 2 लेयर लिक्विड, ऊपर से लेयर होता है, नीचे से भी लेयर होता है लिक्विड का, है ना, थिकनेस है उसके कुछ। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज T एंड सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज 2LH, ओके। तो इस तरह से आप लिख दिया, मतलब L और H का मेंशन यहाँ पे हो चुका है, डायग्राम में जो L और H है उसका मेंशन यहाँ पे हो चुका है। और क्या बचा है अभी, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, सिंस दिस लिक्विड is behaving like stretched membrane, ये लिक्विड कैसे बिहेव करता है हम सब जानते हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। therefore some potential energy is stored in it। तो हमने क्या बोला कि कोई भी तनी हुई चीज होती है, तनी हुई स्प्रिंग हो गई, तना हुआ रबर हो गया, उसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो तना हुआ पानी यहाँ पर है ना, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पानी का है, तो उसके अंदर भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये सब थोड़ा बैकग्राउंड बना दिया हमने, दिखने में अच्छा लगता है, देखो अच्छा सा पॉइंट लिख दिया, उसके बाद डायग्राम आ गए, उसके बाद एक और पॉइंट लिख दिया। एग्जामिनर पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ता है, उसको मोटा मोटा समझ में आता है कि भाई बच्चा लिख रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन भर रहा है, डायग्राम बना रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर के 2-3 पॉइंट पढ़ता है वो, उसके बाद फिर आप शॉर्टकट मार सकते हो, फटाफट आंसर निकाल सकते हो। स्टार्टिंग में अच्छे से इलॉबरेट करके लिखना है आपको, डायग्राम भी थोड़ा सा ठीक ठाक चाहिए। तो उतना अगर इंप्रेशन बन गया, पहले 2-3 पॉइंट में आपका इंप्रेशन अच्छा बन गया, तो एज्यूम कर लेता है। मैंने बहुत पेपर चेक किए, मेरे पिताजी जो है बोर्ड के टीचर है, मुझे अच्छे से पता है क्या होता है मेंटेलिटी। पहले 2-3 पॉइंट जो है क्या बोलते हैं, अगर उसने देख लिया कि भाई अच्छे से प्रेजेंट हुआ है, आगे के पॉइंट में थोड़ा सा गड़बड़ किया, गड़बड़ मतलब फटाफट आंसर निकाला, स्टेप्स की भी कर दिया तो चलता है, बट पहले 2 पॉइंट और डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंप्रेशन, ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। अब सीधा आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे, क्यों कैलकुलेशन पे करना है हमें। अब हम बोलेंगे कि लेट द वायर इज डिस्प्लेस्ड, कौन सा वायर, मूवेबल वायर। लेट द वायर इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x with the help of external force which balances surface tension force on wire। तो ऐसे हमें अपनी भाषा में लिखना है ना, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं कि ऐसा ही लिखना है रट्टा। आपको बस ये प्रोसेस बताना है यहाँ पे, किस तरह से वायर को हम थोड़ा सा आगे ले गए। वायर को हम आगे क्यों ले गए, ताकि सरफेस एरिया नया बने। नया सरफेस एरिया जो बनेगा उसकी सरफेस एनर्जी डिफाइन करके हम लोग जो है सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन बनाने वाले हैं। तो मुद्दा क्या है जो आपको इमेजिन हो रहा है, आपने क्या बोला कि भाई पहले डायग्राम बनाया, उसके बाद थोड़ा सा आगे ले गए, तो वो जो लिखा आपने इस तरह से लिख सकते हो आप लोग। बाकी नवनीत में दिया है, आपको टारगेट में दिया है, आप उस तरह से कॉपी कर सकते हो। खुद का लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है तो गंदे एक्सप्रेशन मत लिखना, फालतू चीज़ें मत लिखना। अगर आपने बहुत गंदी इंग्लिश लिखी तो तुरंत मार्क आपके काट जाने के, इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। या तो आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो लिखो, कोई बात नहीं खुद से, या तो चुपचाप नॉन से रट्टा मार लो, दोनों में से एक ही ऑप्शन है। तीसरा, खुद से जो है ट्राई मत करना अलग से। अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपकी इंग्लिश पे, ग्रामर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट पहले 2 स्टेप्स में, पहले 2 पॉइंट में ग्रामर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज जो है पक्का इंप्रेशन आपका जाएगा, इसको याद रखना। या तो सिंपल है, अगर इतना दिमाग नहीं चलता तो चुपचाप रट्टा मार के जो है एज इट इज लिखो। एनीवेज, तो यहाँ पे लेट द वायर डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x विद द हेल्प ऑफ F एक्सटर्नल व्हिच बैलेंसेस सरफेस टेंशन फोर्स ऑन द वायर। सरफेस टेंशन का एक फोर्स होता है जो अंदर की तरफ इसके ऊपर लग रहा होगा, यहाँ पे दिखा देते हैं हम उसको। अंदर की तरफ जो है सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से, है कि नहीं। और ये कांस्टेंट फोर्स कितना होगा, T इंटू 2L, इस तरह से हम बोल सकते हैं, सॉरी H है यहाँ पे ना, लेंथ जो है H है, T इंटू 2H, इस तरह से फोर्स लग रहा होगा। तो इसको आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो बैलेंस इज द सरफेस टेंशन फोर्स ऑन द वायर। देयरफॉर हम लिख लिखे, देयरफॉर F एक्सटर्नल इज इक्वल टू T इंटू 2H, इस तरह से हम लोग जानते हैं। इसके नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना है इसे, बिकॉज हम लिखते हैं ना ऐसे, ब्रैकेट में लिखना है सरफेस टेंशन फोर्स बराबर T मल्टीप्लाइड बाय कॉन्टैक्ट लेंथ। ऐसे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है कि हमने ये इक्वल टू यही फॉर्मूला क्यों लगाया। तो इसमें आपको नीचे ऐसे लिखना है। जितना आप अच्छे से लिखोगे उतना जो है आपका इंप्रेशन बनेगा कि भाई बच्चा बहुत पढ़ा हुआ है, मतलब बहुत अच्छे से लिख रहा है, ऐसे हवा करनी बेसिकली। तो सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू T इंटू कॉन्टैक्ट लेंथ, और कॉन्टैक्ट लेंथ हम लोग जानते हैं ये H है और पीछे भी इसके H है, 2H है, हो कि नहीं। तो ये हो गया। अब ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, 3 पॉइंट हो गया, भारी भरकम पॉइंट हो गया, है ना। ऑर्डर आगे पीछे चलता है थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि ये पॉइंट पहले होना चाहिए वगैरह। तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट पहले होना चाहिए, उसके बाद का डेरिवेशन आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अब F एक्सटर्नल हो गया, है कि नहीं। अब हम बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी कितना होगा, W इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा है अपने पास, F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना लगा है अपने पास, x का हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T इंटू 2H, आपका F इंटू x आ गया, ये W आ गया, वर्क डन, है कि नहीं। अब इसको आपने क्या कैसे प्रेजेंट करना है, इसको बोलना है अभी, बट इसी पॉइंट में लिख सकते हो, बट न्यूली जनरेटेड, नया जो बना हुआ एरिया है, जनरेटेड एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस इज डेल्टा ए इक्वल टू। तो आप देख सकते हो नया कितना एरिया बना है अपने पास जो है ये x है डिस्टेंस और ये h है, तो hx ऊपर बना, hx नीचे बना, तो 2hx का एरिया जो है अपने पास तैयार हो चुका है। देयरफॉर हम w को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2hx दिख रहा है आपको, t इंटू डेल्टा ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कंक्लूड कर दिया है कि वर्क डन को हमने क्या बोल दिया है, वर्क डन को हमने बोल दिया है, वर्क डन किसके बराबर आया, वर्क डन किसके बराबर आया, T इंटू डेल्टा ए के बराबर ये वर्क डन आ चुका है, T इंटू डेल्टा ए के बराबर ये वर्क डन आ चुका है। ओके, यहाँ तक क्लैरिटी है। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई T इंटू डेल्टा। अब इसी पॉइंट में कंटिन्यू करते आगे, 5वां पॉइंट डालेंगे। हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक अपने पास रिलेशन ही आ चुका है बेसिकली, है ना, W का वर्क डन का रिलेशन आया, बट आपने वर्क डन नहीं पूछा है, आपने क्वेश्चन में पूछा है सरफेस एनर्जी। अब इसको डिफाइन करते हैं, सरफेस एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन बनाते हैं। दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस W की बात कर रहा हूं, फ्लो में लिखना है, W के बारे में इधर बात होगी। तो दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी ऐसे लिखो, विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एरिया। तो ये जो वर्क डन खर्च हुआ, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन खर्च किया, एनर्जी जो है अपने को कंजर्व करनी है, तो कहाँ गया वर्क डन, वो वर्क डन घुस गया सरफेस के अंदर एज अ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूली फॉर्म सरफेस। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ न्यू सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वही W, अभी तो स्टेट किया ना इसको, वही W है, दैट इज T इंटू डेल्टा ए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर सरफेस टेंशन की वैल्यू, तो U अपॉन A करेंगे तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा सरफेस टेंशन। तो यहाँ से अपने को फाइनल कंक्लूजन मारना है। 6th पॉइंट जो है, देखो ना 6 पॉइंट है, 3 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए 6 पॉइंट काफी है। इतने अच्छे 6 पॉइंट लिखोगे, इतना अच्छा अक्षर मेरे जैसा बनाओगे तो क्या दिक्कत है कि नहीं। तो 6th पॉइंट कंक्लूजन में क्या बोलेंगे, 10 मतलब प्रूफ करना है, 10 सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ये फाइनल रिलेशन में, फाइनल पॉइंट में हमने आंसर बता दिया डायरेक्टली, बाकी सब उसका डेरिवेशन था। इतना अच्छा लिखोगे यार, क्या दिक्कत है, 6 पॉइंट लिख रहे हो, डायग्राम अच्छा बना रहे हो, कहीं भी ऐसे किचमिट नहीं किया, खड़ा खोड़ कर इतनी रस ली गई,
है कि नहीं। फ्लो में लिखो, आगे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो गई, पहले 2 पॉइंट में मत करना, आगे के पॉइंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो गई, रहने दो उसको, कट मत करो, खड़ा कर देखनी नहीं चाहिए, है ना। 99% क्या 99.9% चांस है कि वो देखेगा पहले 2 पॉइंट्स को अच्छे से, उसके बाद के पॉइंट को इक्वेशन देखेगा और समझ लेगा कि भाई इसने आंसर निकाले, इसको आता है कि नहीं। दैट इज हाउ अपने को पहले 2 पॉइंट लिखने में आराम से टाइम लेना है, उसके बाद भगाना है डेरिवेशन को। और कैसे भी करके याद रखना, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिख के आना, कुछ भी जुगाड़ करके 4 पॉइंट लिखने हैं। कुछ भी जुगाड़ का मतलब ये नहीं कि अपनी इज्जत गवा दो और फालतू ग्रामेटिकल पॉइंट, नहीं ऐसे नहीं, कुछ अच्छे पॉइंट लिख के आना, भले वो उस क्वेश्चन के रिलेवेंट ना हो, आपको याद ना हो कि अच्छा रिलेवेंट डेटा क्या है, तो जो भी अच्छा आपको याद है वो लिखना है वहाँ पे उस चैप्टर का। लेकिन 2 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क के लिए आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट जबरदस्ती बना दिया, तो 6 पॉइंट आप लिख सकते हो। ज्यादा हो गया तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली, एज इट इज करके लिखो। ऐसा इंप्रेशन आप बनाते हो भाई एग्जामिनर को दिख रहा है हर 2 मार्क के क्वेश्चन का इसने 4 पॉइंट लिखा है, हर 3 मार्क के क्वेश्चन का इसने 6 पॉइंट लिखा है। ऐसा इंप्रेशन अगर बनेगा पहले 4-5 पेपर में, 4-5 क्वेश्चन में, तो पूरा पेपर वो आपको एकदम फ्री मार्क देते जाएगा, अच्छे से चेक होगा और क्या बोलते हैं आपको मार्क भी अच्छे मिलेंगे, इंप्रेशन अच्छा बनेगा। तो ये पॉइंट वाइज लिखने की आदत आप डाल लो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग की, है कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैसे करना है। तो ये रहा एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल जो है आपका 3 मार्क का आता है ना, 3 मार्क्स इसके लिए अलॉटेड होते हैं। बड़ा सिंपल होता है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो 3 मार्क कहीं नहीं जाएंगे आपके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है देखो ध्यान से। तो ये न्यूमेरिकल क्या बोलता है, सब लोग ध्यान से पढ़ो। डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस इज क्या बोलते हैं 8000 है कि नहीं। तो सीपी माइनस सीवी की वैल्यू जो आर होती है वहाँ पे इसको 8000 दे दिया, तो ले लो। इफ द रेशियो ऑफ द 2 स्पेसिफिक हीट्स सीपी बाई सीवी दिया है 1.65 दिया अपने को, कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट्स। तो सिंपल सा है, लिखना कैसे देखो। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे लेट सीपी एंड सीवी आर द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स। ऐसे हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमने सीपी और सीवी किसको बुलाए, है ना। नहीं किया तो भी चलता है, बट अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए लिखना है। लेट सीपी एंड सीवी आर द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स। फिर आप लिख सकते हो गिवन डेटा होता है ना, तो गिवन क्या दिया है हमें, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू दी है 8000, ये पहला गिवन डेटा है। और उसके बाद दिया अपने को सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू दी अपने को 1.65, ये गिवन में आ गया। अब आप लिखोगे नीचे सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे ऐसे, मतलब ये इस तरह से नहीं लिखा तो भी चलता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, गिवन सॉल्यूशन ऐसा दिखाना करने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ बैठता है सिस्टम में, मतलब लगता है सही बैठेगा तो वहाँ लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व करना भी चालू कर सकते हो, बट स्टेप बाय स्टेप करना है ना, सब चीज़ों को डिफाइन करना पहले, फिर सॉल्व करना चालू करना। तो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मार्क होते हैं। अगर हम डायरेक्ट आंसर निकाल दिया तो हो सकता है मार्क चला जाए, बट स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आधा आधा करके वो पूरा मार्क आपको 3 मिल जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखोगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे, है कि नहीं। सॉल्यूशन तो हम क्या करेंगे, यूजिंग क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 2 इन 1। तो 2 को 1 में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे देखो। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सीपी की जगह हम लिख सकते हैं 1.65 सीवी, 1.65 सीवी, है ना, सीपी की जगह लिख दिया, माइनस ये सीवी इक्वल टू आ जाएगा 8000। यहाँ से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सीवी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी आपको कॉमन निकालना, मतलब देखो मेरे को आदत है कि मैं डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट नहीं करना है, फिर से देखो यहाँ पे हम लोग को लिखना है 1.65 माइनस 1 इंटू सी वी इक्वल टू 8000। अब ये स्किप किया आपने स्टेप, डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो चलता है वैसे, बट रिस्क नहीं लेने का। कोई सन की एग्जामिनर आ गया ना तो हो सकता है इस स्टेप में भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो इसलिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखो। तो अब इसके बाद क्या लिखोगे कि 0.65 CV बराबर 8000, उसके बाद लिखोगे CV बराबर 8000 अपॉन 0.65। ओके, अब इसको आपको करना है लॉग से। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है मेरे जैसी तो आप कर सकते हो, लेकिन लॉग से करेंगे तो अच्छा है। इसका आंसर कितना आएगा देखो, 8 है ना, तो लगभग 1/8 के हिसाब से 0.125 ना, 1243, तो इसका आ सकता है मेरे ख्याल से 10 की पावर 4 में 1.23 10 की पावर 4 रफली आंसर आएगा। लॉग टेबल से आप निकाल लेना, ठीक है ना। तो सीवी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, लॉग टेबल से निकालोगे तो लॉग की कैलकुलेशन साइड में आप दिखाते हैं क्या, तो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लॉग के कैलकुलेशन अगर आपके पास टाइम बचता है तो लॉग के कैलकुलेशन आप साइड में रफ दिखा सकते हो। लॉग कैलकुलेशन दिखाने में कोई नियम नहीं है, मतलब नियम नहीं है, मतलब कैसे भी दिखा सकते हो, स्टेप उसमें जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ तो करो वहाँ पे और लिख दो वहाँ पे, है ना, मतलब एग्जाम में लगना चाहिए कि भाई इसने जेन्युइनली लिखा है सब, है कि नहीं। नहीं लिखा तो भी चलता है ना। फ्रैंकली मैं जो था मेरे टाइम पे अगर टाइम मिलता था तो लिखता था, नहीं तो नहीं लिखता था, आपकी इच्छा। लॉग कैलकुलेशन तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1.23 10 की पावर 4 रफली आ गई, है ना। नाउ फिर लिखना है ऐसे, नाउ लिखना है, नाउ लिखना है सब। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन कौन सा करेंगे 1, तो हम लोग इक्वेशन 1 में डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे सीपी भी निकल जाएगा, वो निकाल लेना कितना आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, कि स्टेप बाय स्टेप लिखना है ना। इसको एग्जामिनर 1 मार्क दे देगा सीधा, है ना, पहले 2 स्टेप को।
इसको देगा एक मार्क, और फाइनल आंसर को 1 मार्क दे देगा, 3 मार्क दे देगा। उसको भी मार्क देने के लिए आप थोड़ा सा मुभा दीजिए, थोड़ा लाइन से लिखिए ऐसे एक के नीचे एक, स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो भी फटाफट मार्क दे सके। डायरेक्ट लिख दोगे ना, 2 इक्वेशन डायरेक्ट आंसर लिख दिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका दिमाग खिसक जाए, हो सकता है 2 मार्क दे दे, 2.5 दे दे। ये सब नहीं करना है अपने को ना। अगर अच्छा क्वेश्चन आता है अपने को तो पूरा लिखेंगे, है ना। तो लॉग का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, लॉग टेबल भी, लॉग कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाना कंपलसरी नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। और अगर आपको दिखाना है लॉग कैलकुलेशन तो ज़्यादा डिटेल मत दिखाना, थोड़ा थोड़ा करके फटाफट करके जो है आपका आंसर आ जाएगा, उतना ही दिखाना है आपको। तो ये आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। तो 3 मार्क के न्यूमेरिकल इतना सस्ता होता है, देखो 3-4 स्टेप में निपट जाता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल कौन से करने हैं वो बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल कौन से करने हैं? न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, जो आपकी टेक्स्ट बुक है बोर्ड की, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि जब भी बोर्ड का पेपर बनता है, बोर्डाचा पेपर जेव्हा बनतो तेव्हा टीचरला पेपर जेव्हा तपासायला पाठवतात तेव्हा त्यांना ते तसलेच असते मॉडेल आन्सर शीट. मॉडेल आन्सर शीटमध्ये ते कधी कधी नवनीतचे क्वेश्चन टाकतात, म्हणजे नवनीतमध्ये सोल्यूशन असते ना ते छापून टाकतात, तसलं ते अलाउड नसते, पुन्हा मग ते राडा होते. इसलिए क्या करते वो लोग, जो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल है वही डाल देते ताकि उसका सोल्यूशन वहीं पे होता है उनको, तो उस सोल्यूशन को मॉडल आंसर करके भेज देते टीचर के पास, ज़्यादा उसमें जो है एरर आने की संभावना कम होती है. तो इसलिए टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल, ध्यान सुनना, अनसॉल्व नहीं बोला, सॉल्व, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है. उसके बाद उसी टेक्स्ट बुक के आपके क्या बोलते हैं अनसॉल्व एग्जाम्पल्स, वो आपको करने हैं. ओके, इतना ही करना है, इतना ही करना है. बाकी आप नवनीत में देखोगे नवनीत वाला खुद से क्वेश्चन डालता है अपनी मर्जी से, कभी नीट का पीवाई को डाल देगा, कभी जेई का डाल देगा बोर्ड्स के इसमें, मतलब क्वेश्चन उस तरह का लगेगा. तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ये दोनों काफी होना चाहिए. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व और अनसॉल्व इतना ही आप करो. आपको अगर बहुत न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट है तो वो तो आपने जेई और नीट में पढ़ाई होगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं. तो इसको आप याद रखना, इस तरह से ये आप करना. चलिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. कुछ डेरिवेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए. उसमें से पहला जो है रोटेशन चैप्टर से आता है कि नहीं? कौन सा है वो? स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इसी के साथ दूसरा थ्योरम भी आता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है. दोनों का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. डेरिवेशन बड़े हैं इनके, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए डायग्राम अच्छे बनाने चाहिए. पहले 1-2 पॉइंट ठीक से लिखने चाहिए, उसके बाद अपने हिसाब से मोल्ड करके आप फटाफट खत्म कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मार्क्स इट इज आस्क्ड फॉर, उसके हिसाब से करना है. तो 2 एक्सप्रेशन हो गए पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम के, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के. उसके बाद क्या है? एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी. काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कसं काढायचं रोटेटिंग बॉडीचं, वो सब आपको आना चाहिए. एंड उसका सब कुछ आपको नवनीत में मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, उसको रट्टा मारना है एज इट इज. उसके बाद क्या है? एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. उसके बाद एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप एंड बबल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लो. एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप और क्या बोलते हैं बबल, इसके डेरिवेशन आपको आने चाहिए. और बोर्ड्स में जैसे दिए हैं नवनीत में वगैरह वैसे ही करने आपको, दूसरे तरीके से मत करना, ठीक है. उसके बाद क्या है? एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस यूजिंग काइनेटिक एनर्जी, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसके हिसाब से प्रेशर निकालना है. बड़ा सिंपल डेरिवेशन है. आप अगर जेई और नीट पढ़े अच्छे से तो कोई आपको बहुत हल्के में आ जाएगा, लेकिन बहुत मजेदार डेरिवेशन है, इसको करना. बड़ा है लेकिन इसमें अच्छा आंसर आता है, तो इसको बहुत स्टार करके अच्छे से करना. डिराइव क्या है? सीपी माइनस सी, मेयर्स रिलेशन, इसको भी डिराइव कर सकते हो आप लोग. ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन तो आपको स्किप नहीं करने, कंपलसरी सबको है, करने ही है ये क्वेश्चन, तो है ना. गारंटी ऐसी होती नहीं है कि यही आएगा वही आएगा करके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत पुराने टाइम से इंपॉर्टेंट है. डेड्यूस एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको याद रखना. पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन में आपको शायद समझ नहीं आए, जैसा बोर्ड में लिखा है वैसे एज इट इज लिख के आ जाना, है कि नहीं. नहीं समझ में आता तो आखिरी डाउट्स पूछ लेना, बट ये एक्सप्रेशन आपको करना है, डेड्यूस एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम. उसके बाद क्या है? शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 नोट्स. तो जो रस्सी होती है बोथ एंड पे फिक्स वाली, उसमें सारे हार्मोनिक होते हैं, और ऑड किस में होते हैं? 1 एंड फिक्स वाली पे. तो वो रस्सी वाला डेरिवेशन, पाइप वाला डेरिवेशन, वो लगभग एक जैसे ही होते हैं. तो रस्सी वाला देख लेना, उस तरह से पाइप का आगे तो पाइप वाला लिख लेना, पाइप में क्या होता है वगैरह, हार्मोनिक्स वाला, ठीक है. तो ये सब डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है. डिस्कस एनालिटिकली कंपोजिशन ऑफ 2 एसटीएम, ये तो पूरा मैथ का क्वेश्चन है. डिस्कस एनालिटिकली कंपोजिशन ऑफ 2 एसटीएम, 2 एसटीएम जब मिक्स होते हैं तो कैसे रिजल्टेंट एसटीएम निकालते हैं, हमने याद रखा है वेक्टर फॉर्म में पैरेललोग्राम थ्योरम से. बट इसको डिड्यूस करना, मैथमेटिकली करना, तो एक पूरा मैथ का क्वेश्चन डेरिवेशन जैसे याद रखते हैं ना वैसे. तो अच्छा क्वेश्चन ये भी, आपको मैथ अगर अच्छे से आता है तो याद हो जाएगा, बड़ा सिंपल है. डिस्क्राइब वाईडीएसई, ये इंपॉर्टेंट है. वाईडीएसई यंग वे ऑप्टिक्स चैप्टर की जानी क्या है? वाईडीएसई, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको डिस्क्राइब करना, ये अलग क्वेश्चन है. और उसके डेरिवेशन निकालना, फ्रिंज विड्थ निकालना, है कि नहीं. उसमें जो है nth मिनिमा मैक्सिमा की पोजीशन निकालना, वो सब डेरिवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद व्हाट क्या है? व्हाट इज पोलराइजेशन, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है. पोलराइजेशन क्या होता है? ब्रेस्टर्स लॉ क्या होता है? तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे आपको आनी चाहिए, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है. ये तो पार्ट 1 से लिए मैंने आप लोग, मतलब जो मेरे पास टारगेट था उसका. पार्ट 2 के भी जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे निकाल के पीडीएफ फॉर्म में, बट ये आप करना चालू कर दो. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 के, तो इसको अच्छे से करो. और उसके बाद क्या करना है? 2-2 मार्क के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें क्या होता है? डिफरेंस पूछते हैं आपको, है डिफरेंस बिटवीन ये एंड वो, है कि नहीं. थ्योरी में और पूछेंगे भाई सोनोमीटर के लॉ क्या है, लॉ ऑफ सोनोमीटर ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सोनोमीटर के लॉ पूछ लेंगे, है ना. ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटे छोटे लॉज, डिफरेंसेस, और क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, स्टेट द प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन व्हाट. छोटे मोटे चीज़ें जो है 2-2 मार्क के लिए आपको आ सकती हैं. सबको अच्छे से रटो, एक बार पढ़ के जाओ एटलीस्ट,
इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो टारगेट और नवनीत के जो क्वेश्चन है उनको पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है। सॉल्ट एग्जाम के लिए आप देखोगे ना उसको, तो उसी वक्त जो है पढ़ लेना, एक रीडिंग ले लेना, छोटे छोटे शब्द मिस नहीं होने चाहिए, छोटा छोटा डेटा मिस नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप याद रखो। उसके बाद मुझे लगता है आपको ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें आएगी। थैंक यू।